हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी यहां पर हम जीएस के डे बाय डे एक नया टॉपिक ले रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 16 महाजनपद। कौन से? 16 महाजनपद। भाई साहब 16 महाजनपद से हर एग्जाम में क्वेश्चन उठता ही उठता है, क्योंकि यहां 3 वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और आपका नंद वंश। और दिल्ली पुलिस के लिए तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं, साथ ही साथ उनके बारे में भी आपको बताता चला जाऊंगा। चलो जी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? भाई साहब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुड़िक। भाई कौन सा हर्यक वंश का राजा था जिसे कुड़िक कहा जाता था? तो आप कहोगे भैया अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? कुड़िक कहा जाता था। भैया ये किस वंश का था? ये था हर्यक वंश का। अब बात आती है भैया ये हर्यक वंश बसाया किसने, हर्यक वंश बनाया किसने? तो बिंबिसार को हर्यक वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की क्या करी? नींव डाली। भैया एक हर्यक वंश का भी उपनाम है जो पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। नाम क्या है? श्रोणिक। क्या नाम है? श्रोणिक। भाई साहब इंपोर्टेंट है ये दोनों नाम। नंबर 1, हर्यक वंश में किसको कुड़िक कहा जाता है? तो आप आंसर दोगे अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। अगर पूछे कि हर्यक वंश में किसको श्रोणिक कहा जाता है, तो कहा जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार ने किस वंश की नींव डाली? इसने हर्यक वंश की नींव डाली थी। क्लियर है भाई? एक चीज और इंपॉर्टेंट है भैया, अजातशत्रु को इतिहास में पहला पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता। पितृहंता का मतलब पता है क्या होता है? पिताजी की हत्या करने वाला। भाई साहब अजातशत्रु ने अपने पिताजी की हत्या कर दी थी, इसलिए इतिहास में इसे प्रथम पितृहंता कहा जाता है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, सभी मैंने स्टेप बाय स्टेप लिए हैं। देखना ये है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी थी? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने करी थी? तो स्थापना करी थी भाई साहब आपके उदयन ने। किसने करी थी? उदयन ने इसकी स्थापना करी थी। उदयन किस वंश का था? यह भी हर्यक वंश का था। किसका था? हर्यक वंश का था। इसके पिता का नाम पता है क्या था? इसके पिता का नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु इसके पिताजी का नाम था। देखो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके पितृहंता की उपाधि ले ली, प्रथम की। भाई साहब दूसरी बार देखो, जैसी औलाद देखती है ऐसा ही अपने बाप के साथ करती है। इसने क्या देखा? उदयन ने देखा कि मेरे पापा ने, अजातशत्रु ने अपने पापा की हत्या कर दी, तो भैया उदयन ने भी क्या किया? उदयन ने भी इसकी हत्या कर दी। किसकी? अजातशत्रु की। तो दूसरा पितृहंता कौन कहलाया? दूसरा पितृहंता कहलाया था आपका उदयन। क्लियर है भाई? शिशुनाग वंश, भाई साहब बहुत इंपोर्टेंट वंश था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कौन था भाई? देखो आंसर शिशुनाग, कालाशोक, नंदी बर्मन या इसमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा आपका कालाशोक। भैया कालाशोक था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? काकवर्ण। काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। भाई कालाशोक का उपनाम क्या था? काकवर्ण। इसने क्या किया था? इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। क्लियर है? अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि भैया टोटल कितनी बौद्ध संगति हुई? तो भैया टोटल बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी 4। क्या हुई थी? 4। मैं चारों के नाम आपको बता दे रहा हूं। दूसरी किसने कराई है? पहली कराई थी अजातशत्रु ने, राजगृह में अध्यक्ष थे महाकाश्यप। दूसरी कराई वैशाली में, सावक मीर थे इसके क्या? अध्यक्ष। तीसरी कराई अशोक ने, कहां पर? पाटलिपुत्र में, उसके कौन थे अध्यक्ष? मोगलीपुत्र। और चौथी कराई थी कनिष्क ने, कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। क्लियर है भाई? यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आता है सिकंदर के बारे में डाटा। भाई साहब सिकंदर के बारे में कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है।
323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। भाई 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मर गया। कहां पे मरा था? बेबीलोन में। कहां पे मरा था? बेबीलोन में। देखो सिकंदर से कई क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, जैसे इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिताजी का नाम था फिलिप द्वितीय। क्या नाम था? फिलिप द्वितीय इनके पापा का नाम था। ये कहां के राजा थे? मकदूनिया के राजा थे। भाई सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरास्तु इसके गुरु का नाम था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यहां से पेपर में पूछ ली जाती हैं। इसने भारत विजय का अभियान कब चालू किया? तो इसने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में चालू किया था। क्लियर? ईसा पूर्व में चालू किया। क्लियर? भाई देखो इसका एक घोड़ा था बहुत ज्यादा इसको जो प्यारा था, जिसका नाम था बूके फेलस। इसके घोड़े का नाम था। किसका नाम था? घोड़े का। इसने क्या किया? भारत में इसके नाम पर एक शहर भी बसाया था। क्लियर? बूके फेलस इसके घोड़े का नाम था, तो इसके नाम पे इसने क्या करा? एक शहर भी बसाया था। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पोरस के बीच। भाई सिकंदर महान पोरस के बीच निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर लड़ाई हुई थी या पड़ाव डाला था? तो यह हुई थी झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर। जब सिकंदर भारत में आया तो उसकी सबसे पहले मुलाकात किससे हुई? तक्षशिला का राजा था अंभी। क्या नाम था? अंभी राजा था। कहां का था? तक्षशिला का। भाई तक्षशिला का ये राजा बड़ा डरपोक राजा निकला, बड़ा डरपोक राजा निकला। इसने क्या देखा, जब सिकंदर ने इसके पास केवल नोटिस ही भेजा ना कि मैं तुझ पर आक्रमण करने वाला हूं, अंभी डर के मारे सिकंदर के पैरों में गिर गया। और अब क्या करा? सिकंदर ने तक्षशिला पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब वो सीधा बढ़ गया भारत की तरफ, और जब भारत की तरफ बढ़ा तो उसका भारत में मुकाबला हुआ पंजाब और सिंध प्रांत के राजा थे, राजा पोरस। पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ। पोरस आसानी से हारता नहीं। पोरस हारा किस बेवकूफ की वजह से? इस बेवकूफ की वजह से हारा क्योंकि भाई पोरस और अंभी पास पास के राजाए। अंभी को पता था कि पोरस की ताकत कितनी है, तो अंभी ने जितने भी सीक्रेट है ना, जितने भी वो है भीतरले वो होते हैं दस्तावेज, कुछ भी चीज की पोरस की ऐसी ताकत है, ये सब किसके साथ शेयर कर दी? सिकंदर के साथ शेयर कर दी भाई इसने। और सिकंदर के साथ शेयर होते ही भाई सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण कर दिया और झेलम नदी के किनारे पर इसने क्या किया? सिकंदर को हरा दिया। चलो जी आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 3 बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पाली ग्रंथ में जो गांव का मुखिया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भोजक या ग्राम भोजक। याद रखना, क्या कहते हैं? भोजक या ग्राम भोजक कहते हैं पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उज्जैन का जो संबंध है ना, हमारे इतिहास में बहुत बड़ा संबंध है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? भाई उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम था। उज्जैन भाई किस नदी के किनारे पर? ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन बन जाता है। शिप्रा नदी के किनारे। याद रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन जो है ये राजधानी हुआ करती थी 16 महाजनपदों में। किसकी राजधानी हुआ करती थी? ये होती थी अवंती की। किसकी राजधानी हुआ करती थी? अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। क्लियर? देखो उज्जैन की 2 राजधानी थी, एक तो अवंती थी और एक थी माहिष्मती, बाहुबली वाला माहिष्मती और उज्जैन। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन आपको यहां से अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। नंद वंश की स्थापना किसने करी? भाई नंद वंश जो है ना, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली वंश रहा है। किस टाइम में? 16 महाजनपद मगध काल में। पता है क्यों? नंद वंश की स्थापना किसने करी? ये करी थी महानंद ने। अगर मैं महानंद के बारे में कुछ बताऊं तो ये एक क्षत्रिय राजा नहीं था, ये राजा कहते थे, ये थे शूद्र राजा। कैसे थे? शूद्र सम्राट। भाई ये इतना बड़ा सम्राट था कि इसने ना बहुत बड़ा इलाका मगध में मिला दिया था।
सबसे आता है ना क्वेश्चन, नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा महानंद था। क्लियर है भाई, ये नंद वंश के महान राजाओं में इसकी गिनती थी। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसकी एक उपाधि याद रखना, पेपर में कई बार पूछी गई है। उपाधि कौन सी? सर्व, मैं लिख दे रहा हूं, सर्व छात्रांतक, और एक है एकारट। एकारट पेपर में कई बार पूछी गई है। किस राजा को एकारट कहा गया है, या किस राजा को सर्व छत्रानतक कहा गया है? कहने का मतलब महापद्म नंद ने भाई साहब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर दी थी। इसे दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय परशुराम। द्वितीय क्यों कहा जाता है वो बताता हूं। परशुराम, देखो प्रथम जो परशुराम थे उन्होंने पूरे क्षत्रियों का नाश कर दिया था। अगर आप इतिहास जानते हो, प्रथम परशुराम जो थे, जो फरसा लेके चलते थे, क्षत्रियों का नाश कर दिया था, तो उनको प्रथम परशुराम कहा जाता है। ऐसे ही भैया महापद्म नंद ने, मैंने क्या कहा, ये शूद्र राजा था, तो इसे नफरत थी किनसे? क्षत्रियों से, तो इसने क्षत्रियों का नाश कर दिया था पूरे भारत में। तो कोई भी ऐसा क्षत्रिय राजा नहीं था जो इसके सामने खड़ा हो जाए, 2 मिनट में खेल खत्म कर देता था उसका। तो इसको क्या कहा गया है? द्वितीय परशुराम की संज्ञा भी दी गई है। एकारट किसको कहते हैं? महापद्म नंद को। सर्व छत्रानक तक किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को। क्लियर है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक उसके। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखना। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसको अग्रमीज जेंड्रामीज कहा गया है? कई बार पेपर में पूछा गया है। तो ये कहा गया है भैया घनानंद को। ये नंद वंश के अंतिम राजा हैं। ये नंद वंश के कैसे? अंतिम राजा। नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद, अंतिम। भाई साहब ये इतना बड़ा बेवकूफ राजा था कि इसको केवल मौज मस्ती में ही मजा आता था। कहने का मतलब नंद वंश था, महापद्म नंद ने इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर दिया, इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया था मगध को, जिसका कुछ जवाब ना। महापद्म नंद के बाद में जितने भी राजा आए सबने मौज ली। उन्हीं मौज में लेने में एक नाम था घनानंद का। भाई साहब घनानंद समकालीन किसके है? एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया है। ये पता है सिकंदर महान के समकालीन है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? घनानंद बैठा था। और भाई साहब जब पोरस को सिकंदर ने हराया था तो सिकंदर को यह महसूस हो गया था कि भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसमें मगध साम्राज्य है बहुत बड़ा, जिसकी बहुत विशाल सेना है, उसके सामने डटना आसान नहीं है। तो चाणक्य ने ना बहुत बड़ी यहां राजनीति चली। मैं चंद्रगुप्त मौर्य का वो पढ़ाऊंगा ना, उसमें बताऊंगा चाणक्य की कहानी। तो घनानंद क्या थे? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज कहा गया है, जेनेट्रमीज कहा गया है। और ये अंतिम राजा था नंद वंश का, बहुत ज्यादा अय्यास राजा था ये। चलो जी आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किए गए? तो पहला विदेशी आक्रमण किया था आपके ईरानियों द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा किया गया था। तो ये कौन से वंश के ईरानी थे? ये थे हकमानी वंश के राजा थे, वंश के थे भाई। हकमानी वंश के जो इराकी लोग थे उन्होंने सबसे पहले भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। और प्रथम आक्रमण किसने किया था? तो प्रथम आक्रमण किया था दारावाहु फर्स्ट ने। किसने? दारावाहु फर्स्ट ने प्रथम आक्रमण किया था। यह किस वंश का था? हकमानी वंश का राजा था। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये आ गया। यहां पे मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। देखो ईरान के हकमानी वंश के, हकमानी अभी मैंने बताया ना, हकमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां क्षेत्रीय बनाया था, 20वां प्रांत बनाया था? तो मैंने अभी क्या बताया? दारावाहु फर्स्ट, जिसे डेरियस भी कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? दारावाहु फर्स्ट। इसने भारत में आकर सबसे पहले क्या किया था? कब्जा किया था। ईरानी था ये। और किस वंश का था? हकमानी वंश का था। इसे किताबों में
डेरियस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे हुआ था? पोरस का युद्ध है। क्लियर है। हाइड्रोस्पेस या वित्त सतह याद रखना, हाइड्रोस्पेस या वित्त सतह का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच। कहां लड़ा गया? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। किन शासकों के बीच में? मैंने बता दिया, सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। गद्दारी किसने करी? राजा अंभी ने। और राजा अंभी कहां का राजा था? तक्षशिला का राजा था। अगर अंभी इसके सामने झुकता ना तो सिकंदर की औकात नहीं जो इसको हरा दे। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किसने करा? सिकंदर ने करा था। और सबसे पहले सामना किसका हुआ? सबसे पहले सामना हो गया उसका पोरस से। क्वेश्चन एक और आया हुआ पेपर में, सिकंदर किस दर्रे के द्वारा भारत में आया था? तो याद रखना खैबर दर्रा। खैबर दर्रा, ये मुझे याद आ गया क्वेश्चन। सिकंदर ने जो भारत में एंट्री मारी ना, वो खैबर दर्रा के द्वारा एंट्री मारी थी भारत में। क्लियर है। और 326 ईस्वी में ये भारत में युद्ध करने के लिए आ गया था। क्लियर भाई। यहां पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस दर्रे से आया था। ये बताइए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिब्रिज या राजगृह। देखो मगध की दो ही राजधानी बनी, नंबर 1 गिरिब्रिज या राजगृह, ये तो पहली राजधानी। पर उदयन जो था हर्यक वंश का, उसने पाटलिपुत्र का निर्माण किया। आ जाता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? उदयन ने करी थी, जो हर्यक वंश का अजात शत्रु का बेटा था। उसने क्या करी? स्थापना करी पाटलिपुत्र की। जब पाटलिपुत्र उसने बना दिया तो उसने राजधानी क्या करा? राजधानी यहां से उठाकर सीधा वहां ले गया। कहां ले गया था? पाटलिपुत्र ले गया था, जिसे आजकल हम पटना कहते हैं, बिहार की राजधानी पटना। क्लियर। तो मगध की दो ही राजधानी हुई हैं, नंबर 1 गिरिब्रिज और राजगृह, और नंबर 2 पर जो आई थी पाटलिपुत्र थी। क्लियर। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने। उदयन कौन था? ये हर्यक वंश का राजा था, और ये अजात शत्रु का क्या था? अजात शत्रु का था पुत्र। क्लियर है भाई। अजात शत्रु का पुत्र था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया? भाई मैंने अभी बताया पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? उदयन द्वारा बनाया गया था पाटलिपुत्र। जब उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी तो इसने क्या करा? अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया। पाटलिपुत्र से पहले राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज या राजगृह। तो भैया उदयन ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद कहां मिलते हैं? तो 16 महाजनपद मिलते हैं हमें अंगुत्तर निकाय में। देखो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है भैया ये, और ये है जैन ग्रंथ। इन दोनों ग्रंथों में कितने महाजनपदों की बात करी गई है? ये करी गई है 16 महाजनपदों की बात करी गई है। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद किसको बताया गया है? तो सबसे ज्यादा महाशक्तिशाली किसको बताया गया है? मगध को बताया गया है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मैंने अभी आपको बताया जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय नंदवंश का राज चल रहा था, और मगध में नंदवंश का राज चल रहा था। तो उस समय राजा कौन था? उस समय राजा था आपका घनानंद। कौन था? घनानंद, जो बहुत बड़ा कैसा था? अय्यास राजा था। घनानंद राज करता था मगध पे। जब सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, अगर ब्यास नदी अपने रूप पर नहीं आती ना तो सिकंदर ना घनानंद से युद्ध जरूर करता। ब्यास नदी में इतना पानी आ गया था उस टाइम कि उसे देखकर सिकंदर की सेना क्या हुई? डर गई, और डर के मारे क्या हुई? वापस भाग गई।
क्लियर है भाई। तो उस समकालीन सिकंदर के समकालीन कौन सा राजा था? घनानंद राजा था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? देखो मगध साम्राज्य जो अस्तित्व में आया ना, ये तो मगध साम्राज्य बहुत पुराना साम्राज्य है, पर ये अस्तित्व में जब आया था तो ये आया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कौन सी में? 6ठी सदी ईसा पूर्व में आया था। देखो यहां से 2-3 क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा मगध से। देखो मगध में सबसे ज्यादा यहां पर लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे की खोज हो चुकी थी, और लोहे के बारे में यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरीका से क्या करते थे? जानते थे कि लोहे से क्या होगा, और जहां लोहे की खोज हो वहां पर लोहे से नए नए आविष्कार होने लगे। क्लियर है? तो और नंबर 2, इसको द्वितीय शहरीकरण की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। किसको? मगध को। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों याद रखना। पहली शहरीकरण की किसको दी गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर मिले ना, कच्ची ईंटों के मिले, 90 अंश के कोण पर मिले, बिल्कुल शहर की तरह बसे हुए थे। तो पहली शहरीकरण की वो किससे मिली है? वो मिली है हमें सिंधु घाटी से। और दूसरे शहरीकरण की अगर क्वेश्चन की बात करता है तो आप सीधा मगध लगाना। 16 महाजनपद का में द्वितीय शहरीकरण का क्या था? उदयीकरण हो गया था। लोहे की खोज हो गई, लोहे से नए नए तरीका के हथियार बनाने लगे। तो ये क्या हुआ? दिन पर दिन तरक्की में बढ़ता चला गया था। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश ने एक नहर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नहर कहां खोदी गई थी? तो नहर खोदी गई थी कलिंग में। कहां पर? कलिंग में। अब आप कहोगे भैया साक्ष्य तो और भी मिलेंगे। भैया साक्ष्य वहां के बहुत कम मिले, अभिलेख टाइप के साक्ष्य बहुत कम मिले थे। पता है क्यों? ये महापद्म नंद था ना, महापद्म नंद ने अपना साम्राज्य बहुत फैलाया था, तो उसमें एक जगह भी उसने कवरेज करी थी जिसका नाम था कलिंग, जिसे आज क्या कहा जाता? उड़ीसा। वहां पर एक अभिलेख है खारबेल का अभिलेख। कौन सा? खारबेल का हाथी गुंफा अभिलेख। कौन सा? हाथी गुंफा अभिलेख। हाथी गुंफा अभिलेख में ये चीजें मिली हैं कि भैया नंद वंश का एक राजा था जिसका नाम था महापद्म नंद। उसने कलिंग में किस चीज का निर्माण कराया? उसने भैया कलिंग में क्या बनवाई थी? नहरें बनवाई थी लोग बागों के लिए। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पहले ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को जीता था, तो मैंने अभी आपको बताया उसको 2 नामों से जाना जाता है, डेरियस, हकमानी। अब क्या वो नहीं दिया, आंसर दे दिया डेरियस, तो आंसर क्या होगा? डेरियस। हकमानी वंश के राजा थे, शासक था। ठीक है, आगे देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पीछे मैंने आपको इतना डाटा करा दिया है वीडियो में कि आने वाले सभी क्वेश्चनों को पलक झपकते ही कर दोगे। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गढ़ राज्य के साथ युद्ध चलता रहता था? तो गढ़ राज्य थे वैशाली। वैशाली के साथ इसका हमेशा क्या था? लफड़ा चलता रहता था। किसका? अजातशत्रु का। इसके पीछे की रीजन की कहानी मैं आपको बताता हूं। देखो अजातशत्रु ने बिंबिसार की कर दी हत्या। बिंबिसार अपने पिता की हत्या कर दी। इसकी जो माताई लक्ष्मी प्रदेश की राजकुमारी, लक्ष्मी प्रदेश की क्या थी? राजकुमारी। और बज्जी संघ में 8 राज्य हुआ करते थे, उनमें से एक राज्य था लक्ष्मी, और जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली राज्य था लक्ष्मी। 8 राज्य मिलकर एक राज्य का निर्माण कराया जिसका नाम था बज्जी संघ। क्लियर है? अब भैया जब इन्होंने अपने पापा की हत्या कर दी तो इनकी मम्मी विधवा हो गई। इनकी मम्मी जब विधवा हो गई तो लक्ष्मी के जो राजा है ना, उनका तो जीजा खत्म होगा। अब जीजा खत्म होने ने उन्होंने क्या करो, जब बिंबिसार की शादी हुई ना, जब बिंबिसार ने शादी करी तो लक्ष्मी के उन्होंने काशी दहेज में दी बिंबिसार को। तो काशी पे राज कौन कर रहा था भाई? काशी किसकी है? बिंबिसार की होगी। बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु कर रहा काशी पे राज। पर भैया जब लक्ष्मी को पता पड़ी, लक्ष्मी वंश राजाओं को पता चली कि इन्होंने हमारा जीजा ही मार दिया, तो उन्होंने क्या करो, काशी ली छीन। और जैसे ही काशी छीन लिया, 16 महाजनपदों में शक्तिशाली था काशी। जब काशी छीन लिया तो भैया इनमें होगा युद्धबाजी। तो अजातशत्रु का आए दिन किसके साथ लफड़ा रहता था?
काशी के साथ लफड़ा रहता था। क्लियर है भाई। आगे चलते हैं बज्जी संघ के साथ। आगे क्वेश्चन देखें, बज्जी संघ के विरोध। भाई देखो बज्जी के संघ किसका लफड़ा रहता था? अजात शत्रु का। तो सीधा सा अंतर है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसके द्वारा गदा जैसे हथियार जुड़ा होता है, क्लियर भाई, तथा महाशिला कट्टप पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र का प्रयोग किया था। तो बज्जी से किसका लफड़ा चलता था? अजात शत्रु का। तो भैया अजात शत्रु ने ना इन दोनों हथियारों का यूज किया था बज्जी संघ के खिलाफ, बज्जी संघ में युद्ध के खिलाफ। क्लियर है भाई। आगे चलते हैं, चलो जी आगे क्वेश्चन देखो सगरे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे अगर एक बार वीडियो देख लोगे ना। तो मैं ये कहता हूं कि सभी क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। चलो जी, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का, भाई नंद वंश की स्थापना महानंद ने करी, ये तो होगा नहीं, इसमें से कोई नहीं। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था उसका नाम था भैया घनानंद। 2-3 बार मैंने आपको बता दिया कि घनानंद क्या थे? अंतिम सम्राट थे नंद वंश के। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? देखो सिक्के और मुद्रा, देखो यहां पर कई चीजें, अशोक आया बाद में, कनिष्क का भी नाम आ रहा है, कनिष्क ने सोने के सिक्के चलाए, तो ये दोनों आंसर तो मेरे हैं नहीं। तो भैया भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन जब मगध में शहरी काम होने लगा तो चीजों का आदान प्रदान होने लगा, तो ये कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में किसका? सिक्कों का और मुद्रा का क्या हो गया था? प्रचलन हो गया था। क्लियर है भाई। 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार, भाई इसने मगध में एक राजा की तरह राज किया था, हर्यक वंश बसाया था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, किसको? जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सक के रूप में भेजा था? तो ये भेजा था अवंती के में। अवंती का राजा था चंडप्रद्योत। भाई चंडप्रद्योत ने इसकी कभी नहीं बनी, किसकी? बिंबिसार की। बिंबिसार और चंडप्रद्योत के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा करता था। अवंती का जो राजा था भाई 36 का आंकड़ा हो जाता, तो चंडप्रद्योत को एक बार हो गया पीलिया। क्या हो गया? पीलिया हो गया। तो पीलिया थे चंडप्रद्योत की वो हालत हो गई कि इसकी मृत्यु इसके सामने खड़ी थी। पर भैया बिंबिसार को दया आ गई। बिंबिसार क्या कर रहा था? साम्राज्य को बढ़ा रहा था, रिलेशनशिप कर रहा था। तो इसने एक रिलेशनशिप के खातिर अपना वैद्य था, राजवैद्य, जिसका नाम था जीवक, जीवक को इसके दरबार में भेजा, जिसने चंडप्रद्योत का क्या किया था? इलाज किया था। क्लियर है। तो ये अवंती के राजा थे चंडप्रद्योत। काशी और लक्ष्मी को विलय, काशी और लक्ष्मी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा सीधा सा क्वेश्चन है, क्योंकि बिंबिसार ने क्या किया? लक्ष्मी की राजकुमारी से विवाह कर लिया और दहेज में मिल गई काशी, दहेज में मिल गई काशी। तो बिंबिसार ने काशी और लक्ष्मी का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया था। ये तो है बिल्कुल टॉप बात। पर अगर कुछ और भी देखी जाए, या में ऑप्शन थोड़े गलत हैं, क्योंकि अजात शत्रु ने भी भाई साहब काशी और लक्ष्मी को अपनी ओर मिला लिया था। तो इन दोनों बाप बेटन ने क्या किया? इन दोनों बाप बेटन ने भैया इन चीज को आपस में मिला लिया था। क्लियर है भाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 26वां हो गया। 27वां, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंश में किस एक शासक था? भाई मैंने क्या बताया, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत में मगध साम्राज्य पर कौन राज कर रहा था? तो था नंद वंश। और नंद वंश के जो अंतिम राजा थे घनानंद। जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो कौन सा राजवंश होगा? नंद वंश था। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 आ गया और 29 आ गया सीधा। चलो कोई नहीं। अगला एक क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो मैंने आपको बताया घनानंद तो बाद में आया था, शिशुनाग, बिंबिसार, भाई इनके पास में भयानक सेना थी नहीं।
क्योंकि पूरे मगध साम्राज्य में जो विशाल काम किया था वो क्या था, महापद्म नंद ने। किसने? महापद्म नंद ने। तो विशाल सेना किसके पास होगी? तो विशाल सेना थी महापद्म नंद के पास। क्लियर? तो इसको ही क्या कहा जाता है? उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी। क्लियर है भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? महापद्म नंद को ही उग्रसेन कहा जाता था। ये क्या था? महान सेना का वो था रखने वाला, इसके उसमें बहुत बड़ी सेना थी, स्वामी था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो भैया अंगुत्तर निकाय, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अंगुत्तर निकाय में ही तो कहा गया है कि 16 महाजनपद है। भगवती सूत्र तो भैया जैनों का धर्म ग्रंथ है। किसका? जैनों का। और अंगुत्तर निकाय किनका? बौद्धों का। तो अंगुत्तर निकाय में ये क्लियर है कि 16 महाजनपद थे। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस एक नदी पहले वित्तसता, भाई देखो ये वर्ल्ड जो है ना वित्तसता के नाम से जानी जाती है। हाइडो स्पीच का युद्ध या वित्तसता का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो आपको भैया सिकंदर और राजा पोरस, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में वित्तसता का युद्ध लड़ा गया था या हाइडो स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। भैया ये युद्ध किस नदी पे हुआ? झेलम नदी पे। तो भैया पुराना नाम झेलम का ये वित्तसता। क्लियर है? तो आंसर पट्ट देसी ना आप लगा दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित महाजनपदों में से गढ़ संघ अल्पतंत्र को पहचानिए। गढ़ संघ देखो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से 14 तो ऐसे 14 लोग होते गणतंत्र थे। टोटल 16 महाजनपद थे। क्लियर है भाई? 16 महाजनपदों में से 2 जनपद ऐसे थे जो गणतांत्रिक थे। कैसे थे? गणतांत्रिक। 2 जनपद ऐसे थे गणतांत्रिक। गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है? यहां पर स्वतंत्रता से राज किया जाता था। और 14 ऐसे थे जिन पर कौन करता था? राजा राज क्या करते थे। तो 2 थे। 2 कौन कौन से? एक तो बज्जी था आपका, क्या था? बज्जी। और एक था मल्ल। बज्जी और मल्ल 2 ऐसे राज्य थे जो गणतांत्रिक थे, जिन पर किसी भी राजा का कोई अधिकार नहीं था। तो आंसर क्या होगा? मगध नहीं, अवंती नहीं, कौशल नहीं। तो बज्जी क्या था? गणतांत्रिक था, गण संघ था। गण संघ का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे उन सब मिलकर बना हुआ था। ऐसे ही मल्ल। क्लियर है भैया? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 31वां 32वां, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? तो भैया कुसुमपुर किसका नाम था पुराना? तो कुसुमपुर नाम था पाटलिपुत्र का। किसका नाम था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर था। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतांत्रिक राज्य था? मैंने कहा गणतांत्रिक। गणतांत्रिक तो केवल 2 है, एक तो बज्जी था और एक मल्ल था। तो इसमें आंसर देखना कौन सा? बज्जी। ये आ गया, खेल खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? तो देखो जनपद कहां पर निर्माण हुआ? हर आदमी गंगा के किनारे पर रहना चाहता है क्योंकि गंगा नदी बहुत पवित्र है। पवित्र के साथ साथ भाई साहब तराई का क्षेत्र हो जाता, फसल अच्छी होती है, खदानें बहुत है, तो यहां पे क्या डेवलपमेंट अच्छा था। तो भैया गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? तो टोटल 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। एक महाजनपद है अस्मक। क्या है? अस्मक। ये किस नदी के किनारे था? ये था गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे था। एक चीज और याद रखना, दक्षिण भारत का, किसका? दक्षिण भारत का मात्र एक ही था ये जनपद। क्लियर है? दक्षिण भारत का जनपद कौन था? अस्मक। ये किस नदी के किनारे था? ये गोदावरी नदी के किनारे था। और गंगा घाटी के किनारे कितने थे? 10 थे। एक पाकिस्तान में है और एक है आपका अफगानिस्तान में। जो अफगानिस्तान में वो कौन सा है? कंबोज। क्या है? कंबोज जो है पाकिस्तान में, वहां में अफगानिस्तान में। क्लियर है? अफगानिस्तान में कौन सा है? कंबोज। पाकिस्तान में कौन सा भैया? पाकिस्तान में आपका गांधार। कौन सा? गांधार। ये चीजें आप याद रखना। क्लियर है? और आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 35, महिष्मती शहर किस महाजनपद में आता है? महिष्मती, मैंने क्या बताया कि महिष्मती एक राजधानी है।
माहिष्मती राजधानी थी। बाहुबली माहिष्मती साम्राज्य, तो ये अवंती की थी। किसकी थी? अवंती की। अवंती की दो राजधानी थी, एक थी उज्जैनी जिसको क्या कहा गया? उज्जैन। मैंने क्या बताया था? उज्जैन। और एक थी आपकी माहिष्मती। कौन सी? माहिष्मती। तो भैया अवंती की दो राजधानी थी, एक तो थी उज्जैनी और एक थी माहिष्मती। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करता नहीं है? नहीं बोला भाई, नहीं है। तो क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय में तो भैया 16 महाजनपद हैं, सीधी सीधी अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, सीधा कहता है। उसके बाद में महावस्तु, ये भी भैया बौद्ध ग्रंथ है, ये भी कहता है कि 16 महाजनपद है। और भैया भगवती सूत्र, ये भी जैनों का है, ये है बुद्ध का, और ये जैनों का, ये भी बुद्ध का है। भैया दोनों बुद्ध हैं, तो इन्होंने कहा कि 16 महाजनपद है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये भी कहता है कि है। भाई क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो ये नहीं कहता 16 वो है? तो आंसर क्या होगा? दीघ्र निकाय। दीघ्र निकाय में वर्णन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग महाजनपद का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें किया गया था? तो आंसर आ जाएगा, देखो अंग महाजनपद का जो उल्लेख है मौर्य काल से पूर्व पहले सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो भैया जी ये मिलता अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद में देखने को मिलता है। मगध साम्राज्य का भी सबसे पहले वर्णन किसमें मिला? मगध का भी इसी में देखने को मिलता है। तो एक हो गया आपका अंग और एक हो गया आपका मगध, दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं कि मगध साम्राज्य का सबसे पहले वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्थवेद में देखने को मिलता है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भगवती सूत्र में इनमें से किस महाजनपद का उल्लेख किया गया है? भगवती सूत्र में भैया देखो अंग के बारे में, मगध के बारे में, काशी के बारे में, उपरोक्त सभी के बारे में भगवती सूत्र में बताया गया है, क्योंकि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का डाटा भगवती सूत्र में स्थापित है। क्लियर है? और ये तीनों महाजनपद ही हैं। क्लियर है भाई? चलो जी अगला, इनमें से किस राज्य में महाजनपदों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक थी? भाई सबसे ज्यादा जो अधिक महाजनपद पाए गए गंगा घाटी के इलाके में पाए गए। और गंगा का जो एरिया सबसे ज्यादा कहां फैला हुआ है? आपके उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तो भैया सबसे ज्यादा जो महाजनपद है वो कहां पे? उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 8। कितने हैं? 8 महाजनपद यूपी में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंती के नाम से जाना जाता था? अवंती भाई, अवंती कई बार पेपर में पूछा गया है। उज्जैन माहिष्मती इसकी राजधानी है। क्लियर? अवंती किस क्षेत्र में आता था? तो भैया अवंती आता था आपके मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में। कौन से में? मध्य प्रदेश वाले एरिया में, और मालवा क्षेत्र में आपका अवंती आया करता था। क्लियर है भाई? यहां पे मैंने 16 महाजनपद के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए। तो भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आप पूरी देखते हो और आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ।